दोस्तों नमस्कार। हम इस YouTube चैनल पे पूरा लुसेंट का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के बारे में पूरा ऑडियो लेक्चर सुनेंगे, जिससे आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी इससे बहुत सारा सहायता मिलेगा। तो दोस्तों आज पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों थोड़ी सी नज़र हम लोग भारत के इतिहास पे डालते हैं। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, जिसे महाकाव्य में, पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यूनानियों ने इसका नाम इंडिया रखा तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से इसको संबोधित किया। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को 4 भागों में करके पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास तथा चौथा जो कोई इतिहासकार इसे जोड़ देता है और वो है स्वतंत्रता कालीन भारत, जो आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा या खंड माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी। उस समय तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो किससे हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं? तो इसके कई सारे स्रोत हैं, जिसमें से कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये सब है जिससे कि हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो धर्म ग्रंथों से देखते हैं हम लोग को क्या जानकारी मिलती है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। दोस्तों वेद 4 प्रकार के होते हैं। एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सावित्री देवता को समर्पित अर्थात सूर्य देवता को समर्पित एक गायत्री मंत्र है, जिसका उल्लेख इसी में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये कुछ इस वेद के इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। सस्वर पाठ के लिए मैं अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह गद्य एवं पद्य दोनों में इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है दोस्तों कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। आगे बात करते हैं सामवेद की। तो दोस्तों हमारा जो संगीत है, हमारे संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है, अर्थात इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। आगे अगला हम लोग का वेद आता है अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में दोस्तों तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान
आदि विषयों से संबंधित मंत्र हैं तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ये तो रहा हम लोग के वेद के बारे में। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदांग कितने होते हैं एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है और उनके नाम हैं क्रमशः शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 के नाम आप लोग याद रखिएगा और ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। अब आगे बात करते हैं हम लोग पुराणों की। दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा विवरण पुराणों से भी मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली बताई गई है। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र है इसमें आजकल के इकोनॉमी का वर्णन नहीं है, बल्कि उस समय के राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन इसमें चाणक्य ने किया था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कल्हण के द्वारा किया गया था और ये ध्यान रखिएगा, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत हमें चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसके रचनाकार पाणिनि हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। कुछ विदेशी इतिहासकारों के बारे में जान लेते हैं। टेसियस, ये ईरान के थे, ईरान के राजवैद्य थे। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पहली पुस्तक हिस्टोरिका थी, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन करता है, परंतु यह अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, आनेसिक्राटस, आस्टिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलहाल डेल्फस का राजदूत था। टालमी यह 2री शताब्दी में भारत के भूगोल का पुस्तक लिखे थे। टालमी इनका नाम था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अब कुछ चीनी लेखकों के बारे में देखते हैं। तो उनमें पहले हैं फाहियान। पहले चीनी लेखक का नाम आता है फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की जनता उस समय सुखी एवं समृद्ध थी। संयुगन है, यह भी 518 ईस्वी में भारत आए थे। अगले हैं वेनसांग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे और इन्होंने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के दौरान सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे। इनकी भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इनका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इन्होंने अपने रचनाओं में हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। अब आते हैं दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पे। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ति के नाम मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताते चल रहा हूँ। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। उस समय शासक थे भानुगुप्त। प्रश्न उठ सकता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो आप लोग का आंसर होगा एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है। इम्पोर्टेंट, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब गड्ढा घर, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है परीक्षा में, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं, तो आंसर होगा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसको साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का हमें जानकारी प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख अभिलेख और उनके शासकों का नाम आपको बता देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, अर्थात इस पर तिथि नहीं है, लेकिन शासक माना जाता है कलिंग राज खारवेल को। हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक माना जाता है उस समय का कलिंग राज खारवेल को। जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक थे रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक रुद्रदामन थे। नासिक अभिलेख के समय गौतमी बलश्री थी। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन को माना जाता है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों
प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके बारे में कोई लिखित घटनाओं का विवरण प्राप्त हमें नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका हमें लिखित उल्लेख, लिखित विवरण प्राप्त हो। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े लिखे नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं। उनका प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ होगा। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो में बस इतना ही। और आज के ऑडियो में हमने ये समझा कि हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। उन तमाम साक्ष्यों, धर्म ग्रंथों और पुरातत्व अभिलेखों के द्वारा हम लोगों ने इसको समझा। ये पाठ धीरे धीरे एक एक पाठ करके आएगी दोस्तों। इस तरह से हम लोग कुछ दिन में 15 या 20 दिनों में पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री के तुरंत बाद हमारा प्रयास होगा कि हम डे बाय डे, बैक टू बैक एकदम ज्योग्राफी भी कंप्लीट करें और ज्योग्राफी के बाद सिविक्स के बाद इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस पर भी थोड़ा हम लोग फोकस करना चाहेंगे और इसके बाद जनरल नॉलेज में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। जय हिंद।